जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्क में। तो डेली की तरह आज ही हम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्लासेस में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हम क्वेश्चंस की वैरायटी कर रहे हैं और वो एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी जिस प्रकार जानते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहती है हमारी ये क्लास, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीपीओ, एसएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम सिलेक्शन मार्क पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डेली की तरह आज 11 अप्रैल 2024 को भी हम करंट अफेयर क्लासेस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं बिना किसी समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत, या ऑप्शन नंबर सी मनोज पांडा, ऑप्शन नंबर डी या राजमोहन सिन्हा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात राजीव कुमार की करें तो राजीव कुमार कौन है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है जी, चलिए अगर थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल की बात करूं तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निर्देशक मनोज पांडा जी को ही 16वें वित्त आयोग के रूप में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया है। और इसके अलावा ये 4 सदस्य और वो हैं, जिस प्रकार आप पीएनजी में फोटो भी देख पा रहे हैं। अगर मैं इन चारों के नाम की बात करूं तो ए एन झा है, ए एन यानी कि अजय नारायण झा। ठीक है, ये पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, जो कि पीएनजी में भी आप देख पा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी जॉर्ज मैथ्यू है ना। ठीक है, मैथ्यू, तो ये व्यय विभाग के विशेष सचिव भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 में भारतीय स्टेट के सौम्य क्रांति घोष हैं ये। ठीक है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है सौम्य क्रांति घोष। ठीक है, चलिए सलाहकार रह चुके हैं। अगर हम बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 है निरंजन राजाध्यक्ष। नंबर 4 निरंजन राजाध्यक्ष। ठीक है, चलिए चलिए तो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल इसमें जान लें, अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे अरविंद अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, चलिए, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो ये कैसी, तो ये संवैधानिक बॉडी है। कैसी, ये संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था या बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। तो किस आर्टिकल में आती है ये, तो आर्टिकल 280 के फर्स्ट क्लोज में आती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं पहले वित्त आयोग, अभी ये जो है अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फर्स्ट कौन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, के सी नियोगी। के सी नियोगी। ठीक है, चलिए के सी नियोगी जी हैं। और अगर मैं बात करूं इसके कार्यकाल की, तो कितने समय का होता है इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है जी, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। ठीक है, चलिए, और जो अभी का कार्यकाल है ये कब से कब तक रहेगा। अगर मैं बात करूं इससे पहले की 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था नवंबर 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूं अब जो शुरू हुआ है तो ये कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2026 तक रहेगा ये। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। स्टार्ट कब से हो जाएगा? अब से लेकर 2026 तक रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल समझ आ गई होगी। मैंने कुछ इसमें डिटेल भी लिखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडे को, है ना, 16वें वित्त आयोग और पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग ने केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 के 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। मैंने जो कि आपको यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे आप, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा माइकल, ऑप्शन नंबर बी साइमन, ऑप्शन नंबर सी साइमन मैकग्रॉथ, या ऑप्शन नंबर डी लियो वराडकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, साइमन हैरिस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करूं डिटेल की, तो आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नए सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना है ना। किसके रूप में चुना है? युवा प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। चलिए, इससे पहले वे भारतीय मूल के थे प्रधानमंत्री यहाँ पे वराडकर, जैसे कि आप इसमें ऑप्शन नंबर डी भी देख पा रहे हैं। ये कहाँ के थे? तो ये भारतीय मूल के थे, ठीक है। ये भारतीय मूल के थे। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के सीएम बने हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। साइमन हैरिस कहाँ के? आयरलैंड के। अगर मैं आयरलैंड की थोड़ी सी और डिटेल की बात कर लूँ, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे। एक तो हो जाएगा DPSP, ठीक है, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। तो ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। अगर बात करूँ इसके अलावा, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य, वो भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, है ना, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए बजरानी, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप डिटेल में भी देख पा रहे हो, आयरलैंड के विदेश मंत्री बजरनी, है ना, वेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले, ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपको याद रखना है। इसमें और कुछ ज्यादा खास आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इसके प्रधानमंत्री के, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्वेश्चन में जितनी ज्यादा डिटेल की आवश्यकता होगी, हम उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही लेके चलेंगे। जिसमें अगर हमें डिटेल की जरूरत नहीं है तो हम उसमें खाली वन लाइनर ही याद रखेंगे। बाकी जिसमें डिटेल की आवश्यकता है तो हम उसको डिटेल लेके चलेंगे। इसरो टीम के किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित, है ना, जॉन एल जैक स्वीगार्ड जूनियर, है ना, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है आदित्य L1 के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, या गगनयान मिशन के लिए, या मंगलयान मिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान मिशन 3 के लिए, ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए। अगर हम थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा भारत में चंद्रयान 3 मिशन टीम को ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठान, है ना, जॉन एल जैक, अभी इनके बारे में भी डिटेल करेंगे, जॉन एल जैक, है ना, स्विसगार्ड जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विसगार्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर है। अगर हम थोड़ा सा बात करें इसरो की, हमारे इसरो की अगर हम बात करें यहाँ इसरो की, ठीक है,
इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, चलिए हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका? तो अगर हम इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे इसके एस सोमनाथ। कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ। इसके अलावा अगर मैं करूं प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन सा है जहां से ये लॉन्च की जाती हैं, जो भी हमारे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले जितने भी मिसाइल्स हैं या, ठीक है, रॉकेट वगैरह हैं जितने भी, तो ये प्राथमिक लिख सकते हैं आप इसको, प्राथमिक अंतरिक्ष अंतरिक्ष बंदरगाह, प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह। तो ये कहाँ है? सतीश धावन केंद्र, सतीश धावन केंद्र, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? ठीक है, किसने? एयर इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी इतना ही याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए आनंद किशोर, ऑप्शन नंबर बी जयराज, ऑप्शन नंबर सी रविचंद्रन और ऑप्शन नंबर डी अभिनव गुप्ता। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयराज सनमुगम। जैसे कि आप देख रहे हैं, एयर इंडिया अपॉइंटेड जयराम सनमुगम एज ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड। तो इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया ने हाल ही ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के हेड के रूप में जयराज सनमुगम को नियुक्त किया है। सनमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वह परिचालन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर, ठीक है, से सम्मानित किया जाएगा या करेगा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए 10,000 अमेरिकी डॉलर, 30,000 या 40,000 या 50,000 अमेरिकी डॉलर। अगर इसमें हम साथ के साथ बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को विश्व एथलेटिक्स को 50,000 अमेरिकी डॉलर या 50,000 को ही लिख सकते हैं हम। अगर इंडियन करेंसी की बात करें 14.60 लाख। ठीक है, 41.6 लाख। ठीक है, अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि घोषित की है। ठीक है, इस साल 2028 एंजिलस में सभी 3 पदक विजेता के लिए पुरस्कार विस्तृत किया जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिटेल की बात करूँ पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक कब से कब तक शुरू होने वाले हैं? ये पेरिस ओलंपिक कब से कब तक होने वाले हैं? तो ये फ्राइडे, या मैं खाली दिनांक लिख देता हूँ, 26 जुलाई 2024 से लेके कब तक है? 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? क्या आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा, 2024 में यहाँ हो रहा है, लेकिन 2032 में
पेरिस ओलंपिक कहाँ होगा 2032 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में। क्या होगा, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में, ठीक है, ब्रिस्बेन में। चलिए, अगर मैं बात करूँ तो क्या और पेरिस ओलंपिक भारत में कभी आयोजित हुआ है, तो ये आप बोलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें इतना याद रखना है आपको। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूँ पेरिस, जहाँ पे पेरिस ओलंपिक है, पेरिस किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व हेमोपैथिक दिवस हर साल है ना कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 9 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल, या ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल, ठीक है। चलिए, विश्व हेमोपैथी दिवस, इसकी एक मैंने लास्ट में पीएनजी भी लगाई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। डे बाय डे मैं हर एक दिवस को कंप्लीट करूंगा साथ के साथ, और एक लास्ट में वीडियो फुल डिटेल लेके आऊंगा खाली डेज पे, महत्वपूर्ण दिवसों पे, ठीक है। चलिए, विश्व हेमोपैथिक दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, तो ये दिवस जर्मनी चिकित्सक और रासायनिक डॉक्टर सैमुअल है ना, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान के महत्व देने के लिए मनाया जाता है। विश्व हेमोपैथिक दिवस 2024 की थीम क्या है, हेमो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार, ठीक है। तो ये थीम याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे थीम। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने का फैसले पर रोक लगा दी है, तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 5 अप्रैल 2024 को, 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड याचिका पर, मदरसा बोर्ड याचिका पर है ना सुनवाई करते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च के उस फैसले पर रोक लगा दी है। लगा दी है, ठीक है। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की, तो इसे असंवैधानिक करार दिया है अभी। क्यों दिया है, चलिए मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ देता हूँ। इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा इस्लामिक या शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित और नियंत्रण करना है ना। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम के और प्रशासन के लिए है ना फ्रेमवर्क प्रदान करता है। मैं बात अगर करूं यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 2004, एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है अभी। कारण क्या रहा है, तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ तो जैसे आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 21 के ए के तहत अनिवार्य है कि 14 से या 14 वर्ष की आयु तक के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं उनको एक गुणवान्य या शिक्षा अनिवार्य करी जाए। आर्टिकल 21 के क्लोज ए में, ठीक है। कब जोड़ा गया था ये, तो 2002 में
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वीं संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई के डिजिटल मुद्रा को अपना लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 50 लाख, या ऑप्शन नंबर सी 60 लाख, या ऑप्शन नंबर डी 70 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चलिए थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? रविशंकर, डिप्टी गवर्नर याद रखेंगे। आरबीआई के मैंने बता ही दिया आपको गवर्नर, ये डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे रविशंकर, ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का लेन देन संख्या दिसंबर 2023 में 10 लाख पार कर गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई। लेकिन शंकर ने कहा है कि, है ना, प्रायोगिक आधार पर 1 दिसंबर 2022 को सीबीडीसी ने पेश की जाने के बाद लेन देन की संख्या में कुल 2.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारियों के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। जैसा कि आप पीएनजी भी देख पा रहे हैं, तो अभी इसने क्या जो वेबसाइट लॉन्च की है, तो क्या नाम है इसका? बूथ राब्ता। ठीक है, लॉन्च बाय पंजाब, इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो भी मतदान करता है उन सभी को जो भी जानकारी अगर चाहिए तो वो पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट बूथ राब्ता पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ न कि बूथ करता, लेकिन जितने भी कर्मचारियों की जो ड्यूटी वगैरह लगती हैं, तो वो भी आप इनको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं बूथ राब्ता से। ठीक है, चाहिए। चलिए, तो पंजाब के मलेरकोटला जिले बूथ राब्ता नामक वेबसाइट का शुभारंभ किया है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, आंसर करके बताएंगे आप मुझे। प्रथम इलेक्शन कब हुए थे, या प्रथम इलेक्शन कमीशन आयोग कब बना था, और कौन थे? ठीक है, तो दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में कराए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में, है ना, पीटर पेलेग्रिनी को किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मालदीव, यूक्रेन, या स्लोवाकिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है खाली ये भी क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ना। पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवाकिया के नए छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अगर इससे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या रखना है, इसमें कैपिटल याद रखनी नहीं है इसकी। तो कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, मैं यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ, ब्रतिस्लावा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, मनोज पांडा, अभी जस्ट हमने इसी पहले क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, थोड़ा सा बदल के लिखा गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से लिख रहा हूँ। ठीक है, मनोज पांडा को हाल ही में 16वें वित्त आयोग, है ना, का सदस्य नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैंने जस्ट अभी इससे पहली वाली स्लाइड पे ही बताया था, जब हमने ये क्वेश्चन किया था, तो आर्टिकल 280 के क्लोज 1 में है। ठीक है, तो याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, या आर्टिकल 22, या आर्टिकल 23। ठीक है, अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें, चलो मैं इसमें डिटेल लिख देता हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, निरोध एवं गिरफ्तारी। ठीक है, से संरक्षण।
से संरक्षण। ठीक है, चलिए, तो किस में है ये, तो आर्टिकल किस में है, 22 में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इसके दो तरीके से समझिए। जो दंडात्मक निरोध होते हैं, जैसे आप समझिए दंडात्मक दंडात्मक या निवारक। ठीक है, आप चीज लोग ऐसे समझिए इस चीज को। तो आर्टिकल के जैसे 22 का क्लोज 1 है और 22 का क्लोज 2 है, ये इसमें आते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के क्लोज 4 की, आर्टिकल 22 के क्लोज 5 की, आर्टिकल 22 के क्लोज 6 की और आर्टिकल 22 के क्लोज 7 की। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये खाली अपराध करने के बाद गिरफ्तारी जो होगी, अपराध करने के बाद गिरफ्तारी है ना, अपराध करने के बाद गिरफ्तारी, संरक्षण का अधिकार। और इसमें क्या है, संरक्षण का अधिकार। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए, आर्टिकल 22 में क्लोज फर्स्ट में क्या है, जाने जानने जानने का अधिकार, यानी कि राइट टू नो। ठीक है, अब मुझे कहेंगे भैया जी आप तो ये बता रहे हो राइट टू नो होता क्या है। जैसे आपकी किसी भी कोई भी अपराध किया है या नहीं किया है आपने, तो उसकी जो आपको जैसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो आर्टिकल 22A के तहत आपका मौलिक अधिकार ये कहता है कि आप उससे जान सकते हैं कि आपको किस गुनाह के लिए, किस अपराध के लिए आपको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के सेकेंड क्लोज की, तो आपको गिरफ्तारी के और साथ ही साथ राइट टू नो के साथ साथ इसमें क्या है, एक मनपसंद वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। ठीक है, चलिए, और आर्टिकल 22 में क्या है, 22 के सेकंड क्लोज में, तो 22 के सेकंड क्लोज में क्या है, गिरफ्तारी के 24 और या गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है, यदि आपकी किसी भी अपराध के, संगीन अपराध के मामले में गिरफ्तारी होती है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि उसके 24 घंटे के बाद आपको किसके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और नोट रखेंगे, याद रखेंगे आप, कि इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, यानी कि 24 घंटे में जो यात्रा का समय है वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा ये क्लॉज जो दे रखे हैं मैंने आर्टिकल 22 के 4 से लेके 7 तक, तो ये क्या है, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी है ना, तो संदेह के आधार पर जो गिरफ्तारी होगी वो इन क्लोज में आएगी। ठीक है, चलिए, अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं पॉलिटी की, तो मैं पॉलिटी की कुछ क्लासेस बना दूंगा जो कि फंडामेंटल राइट जैसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बना दूंगा। ठीक है, चलिए, उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल है, अगर आप जानना चाहें तो मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, जब हम पॉलिटी की क्लास करेंगे तो पॉलिटी क्लास में हम उसको विस्तार से जानेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल की बात करें, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका, तो आपको याद रखना है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका दिल्ली। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं FCEI के अध्यक्ष कौन है, FSSAI के कौन अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे सुधांश पंत, सुधांश पंत, ठीक है। और मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो कब हुआ था, तो 2006 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने PPT यूज करी है। अरे ये क्या हो गया, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही देखेंगे, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। चलिए, तो विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को हेम्योपैथी के बारे में जागरूक करना और इसके लाभों से उन्हें अवगत कराना, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल और जर्मन चिकित्सज्ञ थे, इन्होंने हेम्योपैथी के संस्थापक भी कहा जाता है। मैंने जिनके पीछे PNG भी लगा रखी है, ठीक है। तो विश्व हेम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या थी, क्या थीम थी इनकी, सशक्त बनाना, दक्षता को बढ़ाना और हेम्योपैथी संगोष्ठी को, ठीक है। हेम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सक पद्धति है, इसकी दवाएं प्राकृतिक पदार्थ जैसे पौधे, जंतुओं और खनिजों से बनाई जाती हैं, ठीक है। हेम्योपैथी की दृष्टिकोण जैसे इलाज में वैसा ही सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।